इस बार जो चुनाव की रणनीति हिना साहब का था, हिना साहब का चुनावी रणनीति बड़ी ही सटीक तरीके से चल रहा था, जिसमें कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। और हिना साहब के जो सलाहकार थे, जो मैं नहीं जानता हूँ कौन उनके सलाहकार थे, जो उनको गाइड कर रहे थे, उनके अनुसार या हिना साहब स्वयं अपने से निर्णय ले रही थी, लेकिन रणनीति बड़ी सटीक था। और इसका ही कारण था कि जो लोग थे वो जुड़ते चले गए उनसे, उनका बात विचार उनका अच्छा। लगातार जिस तरह उन्होंने आपने भी देखा सघन दौरा किया है, लगातार चुनाव में वो घूमती ही रह गई, सुबह निकलना रात में लौटना एक बड़ा चीज़ था। रही बात विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की, तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जब टिकट लेकर आई तो लोग जाने कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आई हैं, और ये बात ठीक है कि उनके पति विधायक रह चुके हैं, और वो भी उनको भी सीवान जिला में सब लोग जानता है, तो वो आई तो उनको। और अवध बिहारी जी को कौन नहीं जानता है, अवध बिहारी जी तो बिहार लेवल के नेता हैं, उनको तो सब लोग जानता है और सब समाज के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो अब इस स्थिति में आप ये डिफाइन कर दीजिए कि ये जीत गए, ये जीत गए, बड़ी विकट परिस्थिति है। लेकिन ये मैं निश्चित कहता हूँ कि ये दल और निर्दल में लड़ाई है। मैं ज़रूर आपसे ये कह रहा हूँ कि जब मतगणना शुरू होगा तो ये लड़ाई सीधे स्टेट फाइट में आ जाएगी। दल और निर्दल जो बात आप कह रहे हैं, इसी को मानकर चलिए कि ये स्टेट फाइट में आ जाएगी। और अभी A1 न्यूज़ की टीम जो है सिवान में मौजूद है, और सिवान के जो सीनियर जर्नलिस्ट है प्रमोद रंजन से उनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार सिवान में क्या कुछ होने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, सिवान में क्या होगा, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, चुनाव तो खत्म हो चुका है जी, और सिवान में मतगणना 4 तारीख को है जी। पहले तो मैं बता दूं कि लड़ाई दलीय होती थी, लेकिन हिना साहब एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ गई हैं, तो यह लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है। दूसरे तरफ निर्दलीय जीवन यादव भी इसमें आ गए हैं, जिनका अपना अभी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था नगर परिषद का, उसमें उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, वो भी इस लड़ाई में अपने को शामिल कर रहे हैं। तो अभी ये देखना है कि जो पहले माना जाता था कि दल के आधार पर लोग आपस में लड़ते थे कि ये एनडीए गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है, लेकिन सिवान की स्थिति ये नहीं है। सिवान की स्थिति है कि इसमें निर्दलीय भी शामिल हैं, और हिना साहब बहुत मजबूती से इस लड़ाई में वो भी शामिल है। मतलब माना जाए दल और निर्दल में लड़ाई है। निश्चित रूप से अगर इस लड़ाई को अभी आप देखेंगे तो हम तो इसको त्रिकोणात्मक ही देख रहे हैं। इसलिए त्रिकोणात्मक देख रहे हैं कि एक तरफ तो मान लीजिए कि मोदी फैक्टर है, जहाँ जेडीयू के प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन एक चीज़ लोगों के जेहन में हमेशा रहा, और मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि जब हम कहीं चुनाव कवरेज के लिए जाते थे तो लोगों का ये कहना था कि आखिर क्या होता है कि हमेशा एनडीए द्वारा प्रत्याशी बदल दिया जाता है। इसके पहले आपको मालूम होगा कि ओम प्रकाश यादव बीजेपी से सांसद थे, सीवान से सिटिंग सांसद थे, उसके बाद ये सीट चला गया जेडीयू के कोटे में, और कविता सिंह जी को यह वहाँ सिंबल मिला और वो चुनाव जीत कर गई, वो भी सिटिंग थी, उनका भी टिकट कट गया, और उसके बाद विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ने आई। तो एक ये लोगों के मन में रहता है कि आखिर क्या होता है कि इस तरह एनडीए अपना प्रत्याशी बदल देता है। दूसरा आप आइए तो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, सिवान का गांधी लोग उनको कहते हैं, और बहुत पुराने नेता हैं, और आरजेडी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती हुई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, अभी सदर के विधायक हैं। वो उनको आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, वो इस अपनी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं या लड़ चुके हैं, रिजल्ट अब आना बाकी है। अब आइए हिना साहब की बात, तो हिना साहब के पति स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के फाउंडर मेंबर थे, और लगातार उन्होंने आरजेडी के लिए सब कुछ किया। दुर्भाग्य से अभी वो हमारे बीच नहीं है। इस बीच में आपने ये भी देखा कि हिना साहब 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी और आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी, लेकिन संजोग का ये कि वो चुनाव हार गई। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और जो निर्दलीय वो चुनाव लड़ी हैं तो चुनाव का समीकरण ही बदल गया है। इस बार का चुनाव जितना आरजेडी में से जितना उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, मैंने क्षेत्रों में देखा है कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ी है तो उनको जन समर्थन व्यापक तौर पर मिला है। हालांकि वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट को ना आप प्रभावित कर सकते हैं ना हम प्रभावित कर सकते हैं, अब तो सिर्फ परिणाम आना बाकी है। लेकिन जो समीक्षा की जाती है आपस में, वो आप जब हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि उनके आ जाने से लड़ाई ये जबरदस्त रूप से त्रिकोणात्मक हो गई है। अच्छा, सिवान में मोदी फैक्टर, विकास, जाति के नाम पर अभी चुनाव के पहले भी लगातार ओपिनियन लोगों से लिए हुए थे
क्योंकि अभी पुराने पत्रकार हैं और चुनाव के दिन भी लगातार आप सीवान के कई बूथों का दौरा भी किया। तो आखिरकार सीवान में लोग मोदी वेक्टर पे वोट किए हुए हैं कि विकास के नाम पर किए हुए हैं कि जाति के नाम पे किए हुए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पूरे चुनाव में आप सीमान को ही छोड़ दीजिए, आप बिहार में देखिए और भारतवर्ष में देखिए, एक तरफ तो मोदी फैक्टर काम कर ही रहा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसका एक और कारण है कि जो गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है, मैंने कई बूथों पर महिलाओं से पूछा तो उन्होंने भोजपुरी में कहा यार हम इसके मोदी जी ने अनाज देवेलन। तो ये एक ओपिनियन जो है यह बताता है कि यह काम कर रहा था। दूसरा मुद्दा था कि जो लोग हिंदुत्व से प्रेरित हैं उनके लिए भगवान श्री राम थे और उनके दिमाग में ये था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर की स्थापना अयोध्या में या उनका भव्य उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कराया गया था, ये एक फैक्टर था। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी था कि युवाओं में बेरोजगारी और महंगाई का भी ज़बरदस्त आक्रोश था। इस चीज़ को भी मैंने महसूस किया कि उनके मन में ये था कि हम पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, हमको जॉब नहीं मिल रहा है। तीसरा एक और बड़ा फैक्टर था कि विकास के प्रति सीवान में एक चैप्टर था हमेशा कि विकास का जो पहिया है वो रुका हुआ है, और उस दृष्टि से लोगों को ये लगता था कि अगर मोहम्मद साहबुद्दीन एमपी थे तो उन्होंने बहुत सारा काम कराया जी। जैसे आप जानते हैं राजेंद्र स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, डीएवी कॉलेज, सदर अस्पताल, विद्या भवन, सब मैंने वो जो दिखाई पड़ता है सामने उन्होंने काम कराया। तो इस मुद्दे को भी लोगों को ये लगता है कि अगर हिना साहब आ जाएंगी तो हो सकता है कि ये जो विकास है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये तीनों मुद्दे एक साथ काम कर रहे थे और इस सबके ऊपर हावी था जातीय समीकरण। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि पूरे चुनाव में जातीय समीकरण काम किया। लोग अपने अपने जातियों के साथ गोलबंद थे। अब वो किसके पक्ष में जा रहे थे ये अलग बात है, इस पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जातीय गोलबंदी थी और यह गोलबंदी ही चुनाव परिणाम को निकालेगी। अच्छा, सीवान की बात करें तो सीवान में स्वर्ण वोटर, मुसलमान से ज़्यादा स्वर्ण वोटर में काफ़ी ताकत है। स्वर्ण वोटर जिसके साथ रहता है उसके साथ चढ़ता है और मोदी जी को माना जाता है कि मोदी जी जो स्वर्ण वोटर है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सीवान में देखा गया कि मोदी जी उस स्वर्ण वोटर सपोर्ट नहीं किए हुए हैं। कई स्वर्ण दिग्गज लोग जो है निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में खुलेआम घूम रहे थे, आप भी देखे होंगे, लगातार घूम रहे थे और लगातार हिना साहब का कई वीडियो सामने आया जिसमें उनके हजारों समर्थक जो है भगवाधारी रंग में बदल गए थे। इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, सवर्ण वोटर हो या वैश्य वोटर हो, ये मोदी फैक्टर उनके साथ रहता है या मोदी जी के साथ रहते हैं, लेकिन इस बार सीवान में सवर्ण वोटर जो आप कहते हैं कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ रहते हैं, इसमें डिवीज़न हुआ है। ये एक तरफा नहीं गया है मोदी जी की तरफ, स्वर्ण वोट छिटा गया है। हाँ, नहीं छिटा नहीं गया है, दो भागों में बटा है। दो भागों में, एक मोदी फैक्टर का भाग आप मान लीजिए और दूसरा हिना साहब के साथ मान लीजिए। सवर्णों का वोट हिना साहब को भी मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई सारे बूथों पर हम गए हैं जहां मैंने देखा कि जो पहले से सवर्णों का बूथ कहा जाता है, लेकिन उसमें विरोधी अब दूसरी बात ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ सवर्णों ने समर्थन दिया वहाँ पीछे हो गए, वो चुपचाप अपना मत दे दिए। लेकिन मैं इस रूप में नहीं देखता हूँ, मैं इस रूप में देखता हूँ कि अगर सवर्णों का एक मुश्त वोट कहीं गिरता है तो विजय होती है। लेकिन इस बार सवर्ण के वोट में डिवीज़न हुआ है और डिवीज़न का हिस्सा जो हिना साहब को भी मिला है, भाजपा को भी मिला है और कुछ अवध बिहारी चौधरी जी को भी मिला है। लेकिन स्वर्ण वोट जो था हमेशा, जैसे हिना साहब जब राजद में जीती थी, चुनाव खड़ा होती थी, तो स्वर्ण वोट जितना अब की बार उनके साथ था, हमेशा उनके साथ नहीं रहता था। अब की बार काफी उनको सहयोग मिला है स्वर्ण वोट से, मतलब उनको वोट लोग किए हुए हैं, लोग बता रहे हैं। अभी लोग जानते नहीं है कि वोट किए कि नहीं किए हैं। कोई भी राजनीतिक पंडित दावे के साथ ये नहीं कर सकता है कि फलाने जीत गए हैं, इसलिए कि मतदाता मुखर नहीं थे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा शिवम, आप घूमे हुए हैं पूरा क्षेत्र, आप भी घूम रहे हैं चुनाव में, आपको किसी व्यक्ति ने नहीं कहा होगा कि मैं फलाने को वोट दे रहा हूँ। आपने अगर पूछा होगा कि क्या हो रहा है तो उसने कहा कि विकास का मुद्दा है, किसी ने कहा होगा कि चावल का मुद्दा है, किसी ने कहा होगा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई, लेकिन किसी ने व्यक्ति विशेष का नाम लेकर या पार्टी का नाम लेकर नहीं कहा कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ। इसलिए मतदाता मौन थे और मौन होकर उन्होंने वोट दिया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है, लेकिन जब मतगणना शुरू होगी तो मुझे जो अंदाज है कि 4-5 राउंड के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि किससे और कौन किससे लड़ाई रह गई है। अच्छा, अंतिम सवाल है, मार्जिन कितना का रहेगा सीवान में? मार्जिन जो है कितना का रहेगा? इसको नहीं कहा जा सकता शिवम, हम आपको अभी भी कह रहे हैं, चूँकि जो वोटों का समीकरण है, जो लोग दावा कर रहे हैं कि मुझे ये वोट मिला, चाहे
पक्ष हो, विपक्ष हो, निर्दलीय हो, पार्टी वाले हों, उस पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है या तो ये जीत हार 1 लाख का होगा, या तो ये जीत हार 20 से 25 हज़ार का होगा, 30 हज़ार का होगा, 35 हज़ार का होगा, 2 ही होगा। कहना मुश्किल है। और ये भी कहना मुश्किल है कि लीडिंग किसकी शुरू से रह जाएगी, क्योंकि वोट का दावा सब लोग कर रहे हैं, वोट सबको मिला भी है। इसमें अब एक मुद्दा इसमें और भी रहता है, जीवन यादव ने भी बड़ा मेहनत किया है। अब ये भी देखना है कि उनको कितना वोट आता है, क्योंकि चेयरमैन के चुनाव में जिस रणनीति से चुनाव लड़े सफल हो गए थे, इसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तब देखना है कि उनको जनता कितना पसंद करती है। जनता ने तो निर्णय कर दिया है, अब देखना यह है कि ताज किसके सर पर चढ़ता है। देखिए, मेरे साथ सिवान के सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद रंजन थे, तमाम बातचीत हुआ सिवान को सीट को लेकर। सिवान की सीट इंगेगौड़ा